अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम लेकर आई हुई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए फिर सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। गोभी वर्गीय सब्जियों में काले गलन रोग का समेकित नियंत्रण। अच्छे उत्पादन हेतु जेरेनियम फूल की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने फूलगोभी और पत्ता गोभी की रोपाई देर से की थी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और फसल की इस अवस्था पर काला सड़न रोग का प्रकोप लगभग सभी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों, आप इस रोग का नियंत्रण कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश कुमार रंजन से। जो है ये इसमें कृषि क्रॉप जैसे कि आपका गोभी, बंदा गोभी यानी कैबेज, कॉलीफ्लावर दोनों में लगता है। ब्लैक रॉट में होता क्या है कि ये जनरली सीड ट्रांसमिसिबल है, तो ये सीड से ही आगे प्रोग्रेस करता है। तो सबसे पहले किसान भाई को चाहिए कि उसको पहचानेंगे कैसे खेत में कि ये ब्लैक रॉट है। तो ब्लैक रॉट में क्या होगा कि जो अर्ली अवस्था में, सीडलिंग अवस्था में, ये सबसे पहले जो दिखाई पड़ेगा बीमारी वो कॉटिलीडन्स के ऊपर। जैसे ही जर्मिनेशन होगा उसका कॉटिलीडन्स जो है वो पीला पड़ जाएंगे, गिर जाएगा, और फिर जब इसको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करेंगे तो ये बीमारी जो है धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा और वो भी आकार का और पीलापन जैसा दिखाई देगा और उनका भेन और वेनलेट जो है वो काले रंग के दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरह से किसान भाई अपने खेत में पहचान सकते हैं कि हमारा जो कैबेज या कॉलीफ्लावर है वो ब्लैक रॉट बीमारी से ग्रसित है। किसान भाइयों, खड़ी गोभी वर्गीय फसल में काला विगलन रोग का नियंत्रण करना बहुत महंगा और मुश्किल काम होता है। इसीलिए फसल को इस रोग से बचाने के लिए आपको इसकी बुवाई के समय से ही कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जो इस प्रकार है। है तो अर्ली अवस्था में अगर आप सर्टिफाइड सीड या पैथोजन फ्री सीड का उपयोग करेंगे तो ये बीमारी आएगी ही नहीं। सबसे पहले तो सीड ट्रीटमेंट आप सोइंग के पहले कर लेंगे तो वो आपको जो शुरू की अवस्था है उससे आपका इस बीमारी से आपका पौधा बच जाएगा। दूसरा है कि आप क्रॉप रोटेशन, कोई भी क्रूसीफर्स ग्रुप का है जो क्रॉप 2-3 साल के लिए आप उसमें नहीं लगाएं। फसल चक्र अपनाने से इस रोग के जीवाणुओं को अनुकूल परिस्थिति नहीं मिलती, जिसके कारण ये नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा फसल में निराई गुड़ाई सावधानी पूर्वक करना चाहिए ताकि पौधे चोटिल ना हो, क्योंकि पौधा चोटिल होता है तो चोटिल हुए भाग पर जीवाणुओं का प्रकोप बढ़ जाता है और पौधे रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसके अलावा रोग के नियंत्रण हेतु फसल में हल्की सिंचाई करना चाहिए तथा फसल में जल जमाव नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इससे फसल में काला विगलन रोग फैलने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद है कि आप इंटरकल्चरिंग ऑपरेशन के समय है कि ध्यान देना होगा कि किसी तरह इंजुरी नहीं हो पौधों में, जिसकी वजह से भी है कि रोग ये फैलने का चांस रहता है। किसान भाइयों, काला विगलन रोग के नियंत्रण हेतु पौधों को मुख्य खेत में रोपाई करने से पहले 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा को प्रति 8 लीटर पानी में घोलकर 30 मिनट तक पौधों की जड़ों को डुबाकर उपचारित करके लगाना चाहिए, जिससे फसल की प्रारंभिक बढ़वार के अवस्था में
इस रोग का प्रकोप नहीं होता है। इन केस अगर आपको मेन फील्ड में दिखाई पड़ता है तो जैसे ही दिखाई दे आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का 2 से 3 ग्राम 10 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो भी कॉपर फंजीसाइड है उसका उपयोग आप 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव करें, जिससे ये रोग नियंत्रित हो जाएगा। तो ये सब उपाय करके किसान जो है इससे रोग से निजात पा सकते हैं। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द लौटेंगे। अच्छे उत्पादन हेतु जेरेनियम फूल की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। फूलों की बढ़ती मांग के कारण प्रदेश के बहुत सारे किसानों का रुझान फूलों की खेती की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ अगर बात की जाए जेरेनियम फूल की, तो ये विभिन्न रंग के फूल होने के कारण अपना एक अलग स्थान रखता है। इसलिए जो किसान जेरेनियम फूल की खेती करना चाहते हैं तो वो इसके नए स्वस्थ पौधे किस विधि से तैयार करें और बाद में उनका प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुमन भाटिया से। जेरेनियम, जिसे हम साइंटिफिकली पेलार्गोनियम भी कहते हैं, यह पौधा अलग अलग कलर के फूलों वाला पौधा है, जिसमें आप लाल रंग, गुलाबी रंग, सफ़ेद रंग और भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों में पाया जाता है। और इस पौधे की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि इस पौधे को हम बाहर भी उगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम इसे प्रोटेक्टेड जगहों में लगाएं, इसे हम बाहर भी लगा सकते हैं। और ये पौधा हर जगह, खासकर ठंडे इलाकों में बहुत अच्छे से लगाया जाता है और इसके फूल पूरे साल आप इसके फूलों का आनंद ले सकते हैं। जेरेनियम पौधे से साल भर फूल ले सकते हैं। इसकी 442 वार्षिक, द्विवार्षिक फूल की प्रजातियां हैं। जेरेनियम ज्यादातर भूमध्य क्षेत्र के पूर्वी भाग में, शीतोष्ण क्षेत्रों और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के पहाड़ों में पाए जाते हैं। इसके पत्ते लंबे हथेली के आकार के रूप में रहते हैं। फूलों की 5 पंखुड़ियां होती हैं, जिनका रंग सफेद, गुलाबी, बैंगनी या नीला होता है। प्रोपेगेशन के लिए भी बहुत आसानी से इसको हम डिफरेंट अलग अलग तरह के पौधे बना सकते हैं और इसकी तकनीक, प्रोपेगेशन की तकनीक बहुत ही आसान है। इसकी प्रोपेगेशन हम आमतौर पर कटिंग्स, जिसे कर्तने भी कहते हैं, कटिंग्स द्वारा की जाती है। में हम क्या करते हैं कि आप पौधे के जो शीर्ष वाली शाखाएं हैं उसको काटते हैं और उन शाखाओं को काटकर नीचे के पत्ते निकालते हैं और फिर हम किसी रूटिंग हार्मोन में उसको डिप करते हैं। इसमें हम आमतौर पर NAA केमिकल यूज करते हैं। उसमें हम उसका केमिकल का घोल बनाते हैं 500 ppm पर और उसमें हम उसको डिप करते हैं, कटिंग को डिप करते हैं और फिर उसको हम एक ग्रोइंग मीडिया या आप एक मिट्टी में लगाते हैं। एक मात्रा मिट्टी की रखते हैं एक भाग, और एक भाग हम रेत का रखते हैं और एक भाग हम FYM, जिसे हम खाद भी कहते हैं, गोबर की खाद, उसका रखते हैं और उसमें हम उस कर्तन को, उस कटिंग को डिप करने के बाद उसमें लगा देते हैं। और आमतौर पर यह प्रक्रिया हम बरसातों के मौसम में करते हैं। बरसातों के मौसम में इनमें जड़ें बहुत जल्दी आती हैं और व्यावसायिक तौर पर भी इसका प्रोपेगेशन हम बरसातों में करते हैं और इसकी जो जड़ें हैं ये 2 या 3 महीने में बिल्कुल अच्छी तरह से बन जाती हैं और फिर हम इसको नया पौधा तैयार कर देते हैं। जब हमारा नया पौधा तैयार हो जाता है कटिंग्स के द्वारा, फिर हम उसे गमले में लगाते हैं। जैसे आपने पौधा गमले में लगा दिया, फिर अब इसका किस तरह से हम रख रखाव करें। जब हमने गमले में पौधा लगा दिया तो उसके बाद हमें पानी का ध्यान देना
बहुत जरूरी है। जैसे कि आप इसमें गर्मियों के दिनों में 3 दिन के बाद पानी दे सकते हैं और सर्दियों के मौसम में 6 या 7 दिन के इंटरवल पे भी आप पानी दे सकते हैं। किसान भाइयों, हम इसमें NPK फर्टिलाइजर जो आपके यूरिया है, इन यूरिया को यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो पत्ते हैं उसमें भी हरियाली बढ़ेगी और पौधा भी अच्छा पनपेगा। और आमतौर पर हम इन पौधों में यूरिया की स्प्रे करते हैं लिक्विड फॉर्म में। उस स्प्रे में हम 2% स्प्रे करते हैं, जिसमें हम 2 ग्राम पर 100 ml पानी में इसका स्प्रे करते हैं। एक बीमारी आती है जो ब्लाइट होती है, और एक आपकी जड़ों में एक बीमारी आती है जिससे जड़ों की सड़न होती है। तो उसके बचने के लिए हम डायथिन और बेविस्टिन इन 2 का घोल बनाकर 0.2% का घोल बनाते हैं इनका, और उस घोल से हम इस पे स्प्रे करते हैं। और अगर हमें ऐसा महसूस हो कि इसमें बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है तो हम उसकी ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। ड्रेंचिंग का मतलब कि आप उसमें जड़ों में उसका पानी के घोल को डाल सकते हैं, जिससे कि इसकी बीमारी पे पूरी रोकथाम हो जाती है। इसमें किसान भाइयों एक और इंसेक्ट, कीट पतंगा जो होता है, एक व्हाइट फ्लाई आती है, सफेद मक्खी नामक, जो कि इसके जो पत्तों का जो रस है चूस लेती है और जिससे पत्ता इसका कमजोर हो जाता है। तो उसकी रोकथाम के लिए येलो ट्रैप कहते हैं, जिसमें एक गम लगा होता है। तो उस गम में वो सारी मक्खियां चिपक जाती हैं। तो हम उस ट्रैप को लटका के, उल्टा लटका कर उस पौधे के ऊपर लटका सकते हैं, ताकि जो मक्खियां हैं वो उस पर चिपक जाएं, और उन सफेद मक्खी की रोकथाम हम येलो ट्रैप का यूज करके करते हैं। इसको मार्केट में सेल करते हैं, बेचते हैं। तो आपका एक ही गमला कम से कम 100 से लेके 250 रुपए तक का बिक सकता है। इसके अलावा इसका कटिंग निकालकर नर्सरी भी लगाई जाती है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा हो सकता है। और नर्सरी में भी आप एक कटिंग का 20 रुपए आपको प्राप्त हो सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। पशुओं में यूरिया विषाक्तता के कारण, लक्षण और बचाव उपाय। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है, और अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे अधिकतर किसान गाय और भैंस का पालन करते हैं, और कुछ छोटे किसान बकरी या भेड़ भी पालते हैं। लेकिन इन सभी पशुओं में यूरिया विषाक्तता के कारण पशुओं के मुंह से झाग आना, पेट फूलना, शरीर का कांपना, दांत पीसना इत्यादि समस्याएं आती हैं, जिससे पशुपालक भाई समझ नहीं पाते और उचित उपचार के अभाव में पशु की मृत्यु हो जाती है। तो इस समस्या का क्या उपचार है, जिस पर जानकारी दे रहे हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर SK शुक्ला। किसान भाई जो है हमारे बहुत ही पशु पालते हैं, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, बकरियां पालते हैं, और इन पशुओं में कई बार क्या होता है, यूरिया की विषाक्तता हो जाती है या यूरिया की टॉक्सिसिटी हो जाती है। क्योंकि किसान भाई जो है यूरिया का उपयोग खाद के रूप में करते हैं, और जो खाद जो है कई बार चारागाहों पे, बरसीम पे या ज्वार पे डाल देते हैं, जिसकी वजह से कई बार विषाक्तता हो जाती है या टॉक्सिसिटी हो जाती है। इसके अलावा किसान भाई राशन में यूरिया मिला देते हैं, या भूसा जो यूरिया उपचारित भूसे का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से कई बार पशुओं में जो है यूरिया की विषाक्तता या टॉक्सिसिटी हो जाती है। यूरिया का मवेशी में राशन ठीक से न देने पर, या कई बार क्या होता है, कई पशु भूखे होते हैं और उनको जैसे ही यूरिया या कोई भी इस तरीके का केमिकल मिल जाता है तो उसको ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं, और उसके बाद उनको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से भी ये विषाक्तता पैदा हो जाती है। हमारे जो किसान हरे चारे की फसलों में उर्वरक के रूप में यूरिया का अधिक प्रयोग कर देते हैं, और वो चारा अधिक मात्रा में पशु के आहार में प्रयोग किया जाता है, तब ये समस्या पशुओं में अधिक आती है। तो पशुओं में यूरिया की अधिक मात्रा हो जाने पर किस तरह से प्रभावित करता है, आइए जानते हैं।
ये यूरिया का उपयोग पशुओं में जो है नाइट्रोजन के रूप में प्रोटीन को बढ़ाने के लिए करते हैं, और कम मात्रा में यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो उसमें पशु स्वस्थ रहता है और दूध भी अच्छा देता है। लेकिन यदि यूरिया की मात्रा ज़्यादा पहुंच जाती है शरीर में तो उसमें विषाक्तता पैदा हो जाती है। यूरिया जो है र्यूमन में बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है और फिर र्यूमन में माइक्रोफ्लोरा अमोनिया को प्रोटीन में बदल देता है। परंतु अत्यधिक मात्रा में यूरिया खाने से र्यूमन में अमोनिया का ज़्यादा निर्माण होने लग जाता है, जो कि रक्त में अवशोषित हो जाता है, रक्त में उसकी मात्रा बढ़ जाती है और रक्त में पहुंच करके ये विषाक्तता पैदा कर देता है, जिसकी वजह से कोशिकाओं का हनन हो जाता है या सांस लेने में पशु को दिक्कत होने लग जाती है। पशुपालक भाइयों, आप कैसे जानेंगे कि पशु यूरिया विषाक्तता से ग्रसित है, और यदि ऐसी समस्या पशु में आ गई है तो सबसे पहले करना क्या है? यूरिया विषाक्तता के जो लक्षण हैं वो पशु के मुंह से झाग रहित लार निकलना, पेट का फूलना, पशु का कांपना, दांत जो है पीसना, दांत जो किटकिटाते हैं इस तरीके से, और ये मुख्य रूप से ऐसे लक्षण आते हैं। पेट में दर्द होता है, पशु अशांत हो जाता है, वो कभी कभी मतलब उसकी स्थिति जो है वो ऐसी होती है, काफ़ी बेचैनी महसूस करता है। आँखों के पलक और मुंह के पास जो ऐंठन हो जाती है, और कई बार जब बहुत ज़्यादा तीव्रता हो जाती है तो जानवर की मृत्यु हो जाती है। उपचार के लिए पशु के आसपास एक तो है विषाक्तता का स्रोत हटा देना चाहिए, यानी कि यूरिया खाद वहाँ आसपास नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे आप पशुओं को बांध रहे हैं वहाँ पे यूरिया नहीं रखनी चाहिए। दूसरा, अमोनिया का निर्माण रोकने के लिए हम जो है सिरका देते हैं। जो गांव में सिरका उपलब्ध है, चाहे वो गन्ने का हो, चाहे सेब का हो या संतरे का हो, कोई भी सिरका ले लेंगे, उसको 2 से 6 लीटर सिरका 40 से 45 लीटर पानी में मिला करके और बीमार पशु को पिलाएंगे। इससे पशु जल्दी ठीक हो जाएंगे। दूसरा, र्यूमन में जो है माइक्रोफ्लोरा को बढ़ाने के लिए र्यूमन का कट जो है अच्छे जानवर का, जो हेल्दी जानवर है, जो स्वस्थ जानवर है, उससे हम उसका र्यूमन का फ्लूइड जो है उसके र्यूमन में डालेंगे, तो इससे धीरे धीरे पशु ठीक होने लग जाते हैं। इसके प्रबंध के लिए है कि पशुओं को जो चारा खिलाएं उसमें यूरिया की मात्रा ज़्यादा ना डाली जाए। जो हरा चारा आप उत्पादित कर रहे हैं, चाहे बरसीम है या ज्वार है या बाजरा है, उसमें यूरिया का कम से कम उपयोग करें। जो राशन खिला रहे हैं उसमें भी यूरिया ना मिलाई जाए, और यदि भूसा उपचारित खिला रहे हैं तो उसमें एक पर्याप्त मात्रा है, जैसा कि मैंने बताया कि 30 से 40 ग्राम यूरिया एक पशु जो दुधारू पशु है वो एक दिन में खा सकता है। अगर इससे ज़्यादा मात्रा दी जाएगी तो उसमें ये लक्षण पैदा होंगे। हमारे किसान भाइयों को ये हम सलाह देते हैं कि वो अपने पशुओं को यूरिया खिलाएं, लेकिन मात्रा निश्चित रखें। यदि किसी वजह से एक्सीडेंटली वो यूरिया खा लेते हैं तो उनका तुरंत ही उपचार कराएं, और इसके लिए सबसे अच्छा उपचार है सिरका। सिरका पिला देने से यूरिया की विषाक्तता समाप्त हो जाती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला कटिहार के संदीप सिंह ने। आपने मसूर की फसल में किए जाने वाले प्रबंधनों पर तकनीकी जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मसूर के किसानों के लिए अभी जो मौसम चल रहा है काफ़ी अनुकूल है। अभी जिन किसान भाइयों का मसूर की फसल 20 से 25 दिन की हो गई है, उनको सबसे पहला आवश्यक है कि उसमें खरपतवार उगाए होंगे और उसका वो निराकरण करें। मैकेनिकल विधि से खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार निराकरण करने के लिए परंपरागत तरीका, अगर कतार में बोए हैं तो हैंड हो या व्हील हो का उपयोग करके उसमें आर्थिक रूप से अच्छे ढंग से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। अगर छिटकवा विधि से मसूर लगाए हैं और ऐसे में खरपतवार ज़्यादा उगाए हैं तो खुरपी, मैकेनिकल खुरपी से ही निराई गुड़ाई कर सकते हैं। किसी भी फसल के बढ़वार और विकास के लिए सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण है।
लेकिन मसूर की फसल के लिए सिंचाई कितनी जरूरी है, जानते हैं। सिंचाई जनरली इसमें आवश्यक नहीं होती है, और अगर सिंचाई आप फ्लड इरिगेशन करते हैं तो बिल्कुल विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों को ये बताया जाता है कि सिंचाई नहीं करें, और बहुत आवश्यकता है, बहुत सूखा की स्थिति है और महसूस करते हैं तो स्प्रिंकलर संभव है तब सिंचाई करें। इस फसल में उकठा रोग के कारण फसल की काफी क्षति होती है, लेकिन इस रोग की रोकथाम किसान सही प्रकार से नहीं कर पाते। तो कैसे करें इस रोग का नियंत्रण, आइए जानते हैं। उकठा रोग का प्रभाव देखा जाता है, तो उससे बचने के लिए और पौधे में अच्छी बढ़वार करने के लिए एक अनुशंसा की जाती है कि 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से कार्बेंडाजिम और किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, जिसमें जिंक, कॉपर, आयरन और मैग्नीज का मिक्सचर हो, उसका 2 से 3 ml जो बाजार में एग्रोमीन या मल्टीप्लेक्स ब्रांड के नाम से मिलता है, उसका स्प्रे करने पर आशातीत बढ़ोतरी और बहुत तरह से रोग और व्याधियों से छुटकारा प्राप्त होती है। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छे उत्पादन हेतु गेंदे की फसल में किए जाने वाले आवश्यक प्रबंधन। कम लागत में कैसे करें बटन मशरूम का सफल उत्पादन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार के बीच में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ बिहार झारखंड, खबर ही जीवन है।